कैसे है साथी, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार हरिकेश्वर सर के साथ, जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से शोषित समाज दल से प्रत्याशी हैं। इनसे कुछ प्रश्न जानते हैं, इनके सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में, और जो पूर्व में इन्होंने क्या क्या किया छात्र जीवन में, ये सब जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप तो एक अच्छी खासी बिहार सरकार की नौकरी कर रहे थे। नौकरी में रहते हुए आपने एक संगठन का निर्माण किया था, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा। तो इसका जरूरत सर क्यों आन पड़ा? देखिए, मैं बिहार सरकार में अच्छी खासी नौकरी में था, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पद से रिटायर भी किया जी। और चूंकि मेरा जीवन संघर्षमय हमेशा रहा, छात्र जीवन हो या नौकरी वाला में जी। हम SC ST OBC के हकों के लिए लगातार हम लड़ते रहे। तो यहाँ एक लड़ाई चल रही थी, आपको मैं बता दूं कि वरीयता का जी। इस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो प्रोन्नति पाके अगर ऊंचे पद पर चल जाते हैं जी। तो जिस पद पर जाएंगे तो उनको वरीयता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जी। ये सवाल चला। तो शुरू में तो कोई ज़रूरत ही नहीं था जी। बहुत लोग कम आता था, शेड्यूल कास्ट लोग था ही नहीं जी, पढ़ा लिखा उतना भी था नहीं। हाँ, प्रोन्नति मिलता भी नहीं था उसका कोई। लेकिन शुरुआती दौर में यही लोग नियम लगा के रखा कि आप प्रोन्नति पाके पहले किसी पद पर चले गए तो उसका अंतर पड़ता है, आप बेसिक ग्रेड के वरीयता के आधार पर ही सीनियर माने जाएंगे, ठीक है। तो यही चल रहा था जी। और ये कांग्रेस के शासन में भी चला, लालू जी के शासन में भी यही चला जी। ठीक है जी। हालांकि लालू जी के शासन में आते आते सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ गया उसी तरह से जी। कि वरीयता इनको नहीं मिलना चाहिए SC ST अच्छा। आ गया ऐसा। जी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निगेट करके संविधान में संशोधन किया गया जी। और जो संविधान में संशोधन हुआ उसको 85th अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जी। तो उसमें स्पष्ट कर दिया कि नहीं, जो भी हो, अगर शेड्यूल कास्ट के लोग भी प्रोन्नति पाकर रिजर्वेशन के द्वारा अगर किसी पद पर पहले चले जाते हैं जी। तो उस पद पर बाद में जाने वाला आदमी से सीनियर कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल है? जी बिल्कुल सर। जो जिस पद पर पहले जाएगा चाहे जिस कारण से भी जी, जी, ठीक है। जी। अब मान लीजिए कहोगे कि नौकरी में आ गए तो नौकरी में चूंकि आप रिजर्वेशन के थ्रू आएंगे तो अब आपको वहाँ वरीयता नहीं मिलेगा और आपको जूनियर जो बाद में नौकरी आएगा वो भी आपसे सीनियर हो जाएगा, ठीक है। ये यही बात मान लीजिए कि ये लोग कर रहा था जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निगेट करने के लिए वहाँ पर संसद ने कानून पारित कर दिया जी। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओके भी कर दिया। तो बाद में बिहार सरकार को कहा कि नहीं, आप ऐसा करिए, ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग वरीयता मतलब प्रोन्नति पाकर अगर किसी पद पर चले जाते हैं तो उस पद पर वो सीनियर हो जाएंगे और जब वहाँ से प्रोन्नति होगा तभी आगे जाएंगे, ठीक है। तो इस लड़ाई को हमने ठाना। ये लड़ाई पहले नहीं था, सरकार का आदेश के बावजूद भी 2002 में सरकार का केंद्र सरकार आदेश आया, 2001 में संविधान संशोधन लागू हुआ, 2005 तक बिहार के नीतीश सरकार बाद में आई, ये जो है आपका ये लालू जी की सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं किया और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कोई प्रोन्नति नहीं दिया, उसके आधार पर नहीं दिया, ठीक है। जी जी। हालांकि उसमें जगता बाबू सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट में कुछ काम किए थे, वो रेगुलर प्रोन्नति नहीं दे पाए, वरीयता बना दिए थे, ये काम किए थे कि वरीयता बना दिए थे और उसी वरीयता को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय था उसके बाद फिर संविधान संशोधन था और फिर केंद्र सरकार का आदेश था। तो इस आदेश को लड़ते लड़ते अंततः हमको जो है 2008 में सफलता मिली जी। ये काफ़ी बवाल मचा, गलत तरीका से लोग प्रोन्नति देना चाह रहा था इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमने विरोध किया और विरोध किया, BPSC में लोग भेज दिया, BPSC को मैंने चिट्ठी लिखा, उसके बाद वहाँ से कैंसिल कराया, हटाया। बाद में जब इन लोगों को नहीं बात चली तो इन लोगों ने कहा किया कि गलत तरीके से अपर उच्च वाले पद पर सामान्य वर्ग को दे दिया जूनियर को, जबकि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर 6 बाकी थे पद पर थे तो उनको चीफ नहीं बनाया और एग्जीक्यूटिव मेयर को लेदर कटेंगे उनको चीफ बना दिया। तो ये बड़ा मामला था, हमने मामला को उठाया, छेदी पासवान ने भी उठाया, अंत में नीतीश कुमार को माफी मांगना पड़ा और चिट्ठी को कैंसिल करना पड़ा, उसी के बाद से चल रहा था, ठीक है। बाद में फिर क्या हुआ कि अब केस होते होते उसी के खिलाफ लोग केस में चला गया, अब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में जाना है तो हाई कोर्ट में करते करते ये रिजर्वेशन प्रमोशन को खत्म कर दिया। वरीयता सवाल वरीयता का था लेकिन वरीयता को कुछ कर नहीं सकता था, तो इसलिए रिजर्वेशन प्रमोशन को खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन खैर उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि देखिए
ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ मामला है, तो ठीक है, अभी रिजर्वेशन प्रमोशन मत जी। दीजिए, लेकिन जो वरीयता प्राप्त कर चुके हैं, जो प्रोन्नति पाके हाँ। उच्च पदों पर चले गए हैं, उनको वरीयता दीजिए, उस वरीयता के आधार पर उनको प्रमोशन दीजिए बिना रिजर्वेशन के, जी बिल्कुल दीजिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार सरकार, नीतीश कुमार का नेतृत्व वाली सरकार हम लोगों की बात नहीं मानी, उन्होंने आदेश निकाल दिया। तो हम लोग को ये लगा, और समाज में जब हम लोग ले जाते थे इस बात को, तो लोगों का कहना था कि भाई ये तो अफसर लोगों का है, ये तो कर्मचारियों का मामला, हम लोगों से क्या लेना क्या चाहिए। नहीं, बिल्कुल तो ये बात हमको अच्छा नहीं लगा। हमने कहा नहीं, इस बात को समाज के बीच ले जाना चाहिए। हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन अंततः मान लीजिए कि प्रोन्नति कोई पाएगा, अब पद खाली होगा तब समान वर्ग के लोग आएगा ना जी, भाई, बिल्कुल, नौकरी में कोई नया आदमी आएगा ना, हाँ, तो आगे तो बढ़ेगा। नया तो समाज से ही आएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर पद ही नहीं रिक्त होगा, हाँ, तो और आएगा कहाँ से? प्रोन्नति से किसी ऊपर नहीं जाएगा, तो पद खड़े नहीं होगा, तो कोई आएगा नहीं। तो असल में तो समाज का है, लेकिन समाज को समझाना पड़ेगा। जी। और इसीलिए समाज को, जो एक्टिविस्ट लोग थे, समाज के लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए इस आंदोलन में हमने आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा का गठन किया, और काफ़ी आंदोलन हम लोगों ने चलाया, उसमें अभी थे। बिल्कुल। और उस आंदोलन के क्रम में ये चलाया, हम लोगों ने कहा कि भाई जो प्रतिनिधित्व का कानून है, प्रतिनिधित्व किसी को नहीं दिया जा रहा है, सक्षम प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, साधारण प्रतिनिधित्व पर भी आनाकानी किया जा रहा है। तो और ये एक दल नहीं कर रहा है, ये राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, ये जदयू कर रहा है, ये बीजेपी कर रहा है, मतलब शेड्यूल कास्ट के विरोध में सभी दल के लोग खड़े हैं। जी। तो इसलिए इस समाज के माध्यम से हम लोगों ने आंदोलन चलाया, और हम लोगों ने बिहार विधानसभा का कहिए या मान लीजिए कि जदयू, इनको ललकारा कि तुम बताओ कि जो आप इतना 30 साल से आप ओबीसी की सरकार कहते हो, वो यहाँ पर ओबीसी को संख्यानुपात में रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया, जबकि तमिलनाडु में हो गया, बिल्कुल साउथ में हर एक जगह हो गया, यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो इस आंदोलन को जो हम लोगों ने चलाया, तो धीरे धीरे आवाज़ उठने लगी, और उसी का नतीजा था कि आप देखिए कि बिहार में जो सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पर रिजर्वेशन संख्या के अनुपात में करने का प्रयास हुआ, हालांकि संख्या के अनुपात में हुआ नहीं। जी। ओबीसी को संख्या के अनुपात में नहीं दिया, ईबीसी को भी नहीं दिया, लेकिन मान लिया कि पहले से कुछ ज़्यादा दिया, ये हुआ। लेकिन फिर भी लड़ाई अभी अधूरी है, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों ने किया, और उसमें सफलता भी हम लोगों ने पाया कि सरकार सर्वे कराया, और लोग हर एक सेक्शन से डिमांड आ रहा है कि हमारी संख्या जितना होना चाहिए उतना अनुपात में लड़े। अभी देखिए लोकसभा में हो रहा है, मुसलमानों से आवाज़ उठ रहा है कि भाई मुसलमानों के सबसे समर्थक लालू जी हैं, ये बताओ आपने मुसलमानों को कितना टिकट दिया, यादवों को कितना टिकट दिया, ईबीसी को कितना टिकट दिया, दोनों तरफ से मालिक हो रहा है। एससी एसटी अब कह रहा है कि हमारा 20% हो गया, तो तुम हमको 15% टिकट क्यों दिए। तो ये सवाल उठना हम लोग के आंदोलन का दिन है। अगर ये आंदोलन थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो हमको लगता है कि सामाजिक परिवर्तन होने में कोई दिक्कत नहीं। सर प्रश्न ये दूसरा मेरा है, हाँ, ये आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा ने लगातार आंदोलन किया, हाँ, तो सर उस आंदोलन को आप कितना सफल मानते हैं? आंदोलन को मैं समझिए कि 100% सफल मानता हूँ। वजह ये है कि जिस एजेंडा को लेकर हम लोग चले थे, वो एजेंडा समाज का एजेंडा बना, ठीक है। हालांकि पॉलिटिकल लोगों ने उस एजेंडा को दरकिनार किया, लेकिन समाज में ये एजेंडा चला गया, और समाज की तरफ से आवाज़ उठ रही है कि भाई संख्यानुपात में सभी को भागीदारी दो, सक्षम प्रतिनिधित्व दो, वर्चस्व विहीन समाज की स्थापना करो, वर्चस्ववादी जो लोग हैं उनका खिलाफत मान ले करो, अन्यायी जो शक्तियां हैं उनके खिलाफ जाओ। ये माहौल बन रहा है, लेकिन अभी चूंकि और लड़ाई आगे बाकी है। जब तक कोई विकल्प नहीं मिल जाता है, पब्लिक में आ गया, नेताओं में अभी नहीं, नेताओं में भय जब पैदा होगा, इस इलेक्शन के बाद हो सकता है कि भय पैदा हो, तब जब नेताओं में भय पैदा हो जाएगा तब नेताओं में भी चलेगा। पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो भी इस एजेंडा को जब स्वीकार करेगी, अब देखिए ना राहुल गांधी एजेंडा को स्वीकार करने लगे। ये कांग्रेस पार्टी जो है सोशल जस्टिस के विरोधी मानी जाती रही, वो सोशल जस्टिस के पूरा का पूरा एजेंडा को स्वीकार करेगी। ये बहुत बड़ी हम लोग की वो सफलता की बात है। और आगे भी मान लीजिए आंदोलन चलते रहेगा, आंदोलन चलेगा और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सर प्रश्न तीसरा और आखिरी है। हाँ। सर आप अब सेवानिवृत्त हो गए हैं नौकरी से, तो सर आप सीधे रूप से डायरेक्ट राजनीति मतलब किस राजनीति और सामाजिक आंदोलन में कूद चुके हैं,
तो इस सर एजेंडे को आप कैसे दोनों में सर समन्वय स्थापित कीजिए? अब देखिए, हमारा सामाजिक आंदोलन तो चल ही रहा था। जी जी समाज के सब लोग जानते हैं कि हु हरिकेश्वर राव। जी जी बिल्कुल। पॉलिटिकल रूप में मेरी पहचान नहीं थी जी और पॉलिटिकल रूप में हमारा एजेंडा कमजोर पड़ रहा। जी सामाजिक रूप में हमने बताया जी, जी। कि सामाजिक एजेंडा के तौर पर हम लोग का जो हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया, जी। जो एजेंडा, वो एजेंडा कारगर हो रहा है, ठीक है। जी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो चूंकि पॉलिटिकल क्षेत्र में पॉलिटिकल रूप से इस चीज़ को मजबूती से कोई उठाने वाला नहीं है। अब मैं चूंकि रिटायर कर चुका और सीधे राजनीति में प्रवेश कर रहा हूँ और मेरा साफ एजेंडा है, जी। साफ एजेंडा है। पाटलिपुत्र लोकसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी। और मेरा एजेंडा साफ है कि दोनों जो गठबंधन है, दोनों अन्यायी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। जी। अब कहिएगा कि अन्यायी शक्तियों को आप किस आधार पर करते हैं? बिल्कुल सर। अन्याय मान ले कि अन्यायी शक्तियाँ, मान ले कि एनडीए भी अन्यायी शक्तियाँ है और इधर भी अन्यायी शक्तियाँ, इसको आप किस आधार पर आप कर सकते जी। हैं? तो मेरा सीधा सा है कि आप बताइए कि एनडीए में मुसलमान को कितना सीट मिला बिहार में? बिल्कुल 1 सीट मिला। हाँ। उनका 17% से ज्यादा 17% पॉपुलेशन है, है। ठीक है। बिल्कुल। तो उसके साथ अन्याय किया है। बिल्कुल अन्याय किया सर। अति पिछड़ा का पॉपुलेशन कितना आया? 36%। 36%। जी। उनको कितना टिकट दिया? 15%। जी उनका और रेस्ट का हो गया। हाँ, रेस्ट खा गया। कौन खाया? यही तो- 21%। हाँ, तो यही आप क्या- उसके साथ यही- अन्याय किया आपने। बिल्कुल हाँ है? बिल्कुल। वही हाल मान लीजिए कि आपका महागठबंधन में जी, है। जी। लालू यादव ने मुसलमान को कहते हैं कि मुसलमान हमारा भाई है और मुसलमान और यादव का दोनों समीकरण है, माई समीकरण। माई समीकरण बोलते हैं। जी। अब बताइए कि यादव को उन्होंने 9 टिकट दिया हाँ। 22 में, हाँ। 22 में 9 टिकट हाँ। यादव को दिया। जी। मुस्लिम को कितना दिया? 2 टिकट। बिल्कुल। क्यों? जबकि आपका 14% कुछ है, आपका हाँ, 17% से ज्यादा है। बिल्कुल, तो सर। आपसे ज्यादा उसको टिकट मिलना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल, तो आप सर। भी उसके साथ अन्याय ही कर रहे जी, हैं। जी। शेड्यूल कास्ट को आप भी 15% ही दे रहे हैं, जबकि उसका 20% मालिक हो गया और अति पिछड़ा वर्ग के साथ और ज्यादा आपने अन्याय कर जी। दिया। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई किसी का हक छीनता है जी। और अपना वर्चस्ववादी सिद्धांत स्थापित करता है तो निश्चित रूप से अन्यायी ताकत है, किसी न किसी के साथ अन्याय कर रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों अन्यायी चूंकि ताकतें हैं और दोनों अन्यायी शक्तियों का प्रतिनिधित्व दोनों गठबंधन कर रहा है, तो दोनों के खिलाफ हमको लड़ाई में उतरना है और लोगों को बताना है कि देखो किस तरह से दोनों अन्यायी गठबंधन मान लेके आगे बढ़ रहा है और किस तरह से एक दूसरे का हक को छेनमारी माले कर रहा है, ठग रहा है। तो इसीलिए दोनों के खिलाफ हमारा लड़ाई जारी रहेगा और ये लड़ाई सिर्फ इलेक्शन पर नहीं रहेगा, ये एजेंडा जो बनेगा ये पॉलिटिकल एजेंडा बनेगा और आगे भी जाएगा जब तक ये अन्यायी ताकतों को हम परास्त नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन मान लीजिए जारी रहेगा। साथियों, सर से आपने इनका व्यू सुना। सर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से शोषित समाज दल के उम्मीदवार हैं। सर को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मिलते हैं आगे किसी अन्य विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।